नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। G7 या द ग्रुप ऑफ 7 एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें दुनिया की 7 सबसे बड़ी IMF द्वारा बताई गई विकसित अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। G7 की स्थापना सन 1975 में 6 विकसित देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका विस्तार करके G10 या G11 बनाना चाहते हैं और जिसमें भारत भी शामिल होगा। G7 की 45वीं बैठक फ्रांस के बियारिट्ज शहर में 24 से 26 अगस्त के बीच हुई और जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। विश्व के 7 सबसे विकसित राष्ट्र फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा विश्व की समस्याओं पर सभी का ध्यान दिलाने के लिए हर साल किसी देश में विचार विमर्श के लिए इकट्ठे होते हैं। G7 विश्व के सर्वोच्च संपन्न औद्योगिक देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली और किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा का एक संघ है और ये समूह आर्थिक विकास एवं संकट प्रबंधन, वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा एवं आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति को बढ़ावा देने के लिए सालाना बैठक का आयोजन करता है। वहीं G20 के नेता वर्ष में एक बार बैठक करते हैं और इसके अलावा वर्ष के दौरान देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार लाने, वित्तीय नियमन में सुधार लाने और प्रत्येक सदस्य देश में जरूरी प्रमुख आर्थिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करते रहते हैं। इन बैठकों के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और विशेष मुद्दों पर नीतिगत समन्वय पर काम करने वाले कार्य समूहों के बीच वर्ष भर चलने वाली बैठकें भी होती हैं। G20 की शुरुआत 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक के तौर पर हुई थी। वर्ष 2008 में G20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और समूह ने वैश्विक वित्तीय संकट का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसकी निर्णायक और समन्वित कार्रवाई ने उपभोक्ता और व्यापार में भरोसा रखने वालों को शक्ति दी और आर्थिक सुधार के पहले चरण का समर्थन किया। वर्ष 2008 के बाद से G20 के नेता 8 बार बैठक कर चुके हैं। G20 शिखर सम्मेलन में रोजगार के सृजन और मुक्त व्यापार पर अधिक जोर देने के साथ वैश्विक आर्थिक विकास को समर्थन देने के उपायों पर फोकस जारी है। प्रत्येक G20 अध्यक्ष हर वर्ष कई अतिथि देशों को आमंत्रित करता है। G20 वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के साथ मिलकर काम करता है। कई अन्य संगठनों को भी G20 की प्रमुख बैठकों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो क्या G7 पड़ेगा G20 पर भारी, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। दिनेश दुबे पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ अश्विनी राणा अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले दिनेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि G7 और G20 में अंतर क्या है और अगर बात अब G20 की हो रही है तो सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है जिसकी वजह से इसे बनाया गया है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक्चुअली जो आपने बात बताई अभी, G7 भी इकोनॉमिक क्राइसिस की देन है। जब वेस्टर्न वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई और ग्लोबल रिसेशन का दौर चला और अरब कंट्रीज ने नेशनलाइज किया ऑयल कंपनीज को, तो उससे जो संकट उत्पन्न हुआ था उसके कारण G7 बना था। और जैसा कि आपने खुद बताया कि G20 की भी शुरुआत विश्व आर्थिक संकट के दौर में ही हुआ। 1997-98 का जो रिसेशन का दौर था जी।
उसके बाद 1999 में G20 आया। तो प्रश्न ये उठता है, ये सवाल नहीं है कि कौन किस पर भारी है। G20 में अगर आप देखें कायदे से तो पूरा G7 है और G7 भी है, और उसके साथ ही साथ अगर आप देखिए तो चाइना है, रशिया है, जो G7 से अलग है, और उसके साथ ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, मतलब जिनको कह सकते हैं ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो ये एक नजरिए तो ठीक अब बड़ा ही फोकस में सारे समाहित हैं, और अगर कंट्री में सारे समाहित हैं तो ये सवाल उठता है कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो पूरी दुनिया की है, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जी, क्योंकि G7 कन्फाइंड है केवल नॉर्थ तक, और जापान एक कंट्री है, या आप ये कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो लड़ाई थी उसकी 3 एलाइड पावर और 3 एक्सिस पावर प्लस कनाडा, इसको मिला के हो गया। तो ये किस्म का वर्ल्ड वार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब जरूरत है, जैसे दुनिया बदल रही है, एक्सपेंशन की जरूरत है। जैसा कि अभी आप कह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप इसकी डिमांड किए, अटलांटिक काउंसिल है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसने एक कंसेप्ट दिया था कि G7 की जगह डेमोक्रेटिक 10 किया जाए, G10, और उसमें साउथ कोरिया हुआ और उसको भी उसमें जोड़ा जाए, इंडिया को जोड़ा है, इसके से एक माहौल बनाया जाए जी, और उसके बात चल रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो वो काम ही तो है G20 जी, तो इसलिए ये कहना कि G7 भारी है या G20 कम है, G7 का ही एक किस्म से उसमें अगर ग्लोबल साउथ जोड़ दीजिए जी, तो G7 का ही एक्सटेंशन G20 है। जी, G7 में प्योरली नॉर्थ था, केवल जापान को छोड़ करके, और तब रिलेशनशिप ईस्ट वर्सेस वेस्ट की रिलेशनशिप थी। लेकिन अब नॉर्थ वर्सेस साउथ के कॉन्टेक्स्ट में G20 ज्यादा रेलिवेंट है, ज्यादा प्रासंगिक है, और आज के दौर में आपको इंक्लूसिव इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी करनी होगी। यू कैन नॉट कीप एन एक्सक्लूसिव क्लब कन्फाइंड टू वन हेमिस्फीयर। तो बुनियादी तौर पे क्या है कि G20 को मैं ज्यादा डेमोक्रेटिक और ज्यादा इंक्लूसिव समझता हूँ जी, और जहाँ तक ये है कि कंपैक्टनेस की बात है, कोहेरेंस की बात है, क्वाइट ऑब्वियस कि G7 ज्यादा कोहेरेंट होगा, क्योंकि सब एक किस्म के मुल्क हैं और उनके इकोनॉमिक इश्यूज भी एक हैं। लेकिन इकोनॉमिक इश्यूज लैटिन अमेरिका में क्या है, अफ्रीका में क्या है, अरब वर्ल्ड में क्या है, ईस्ट में क्या है, बिल्कुल, उन सारे चीजों को G20 लेकर के चलता है। बिल्कुल तो दिनेश, इसलिए हमारी समझ से G20 को मैं अभी समझूंगा कि 21st सेंचुरी के लिए G20 इज मोर रिलेवेंट है G7। जी, बिल्कुल दिनेश जी, हमारे साथ अश्विनी राणा जी अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़े हुए हैं। उनसे सबसे पहले यही सर जानना चाहेंगे, क्योंकि इकोनॉमी को लेकर जब बात होती है तो G20 का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो उभरती हुई जो इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करने वाली है उसमें दुनिया भर के 20 ऐसे इकोनॉमी वाले देश शामिल हैं, जिसकी वजह से G20 का 85% जो इकोनॉमी है वो इसमें शामिल है। ऐसे में अगर बात की जाए इकोनॉमी को लेकर तो G7 और G20 की क्या कुछ धमक है, और आप सबसे ज्यादा यही जानना रोचक हो जाता है कि G20 से आखिर आने वाले वक्त की अगर बात की जाए तो भारत को इससे क्या कुछ फायदा इकोनॉमिक तौर पे अगर देखा जाए तो पड़ेगा। देखिए, दिनेश जी ने दोनों का डिफरेंस बताया जी, दोनों की जो स्थापना है दोनों ग्रुप्स की वो किसी न किसी समस्या के कारण हुई। G7 भी उसी प्रकार से आया, लेकिन वो कन्फाइंड था कुछ विकसित देशों के रूप में, उनकी अपनी समस्याएं थी। लेकिन बाद में जब विश्व में और संकट आया तो बाकी एक
बड़ा लार्ज स्केल पर एक ग्रुप जो है जिसकी स्थापना हुई G20। लेकिन G20 में भी शुरू में इनिशियली जो है वो आर्थिक क्षेत्र को ही उसका फोकस किया गया। पहले वो वित्त मंत्री और गवर्नर मिलते थे, बाद में राष्ट्र अध्यक्षों को उसमें जोड़ा गया और वो उनका एक ग्रुप बना और उसके ऊपर चर्चा हुई। बेसिकली आर्थिक क्षेत्र में विश्व में किस प्रकार से आर्थिक मंदी रही, आर्थिक क्षेत्र आगे बढ़ना चाहिए, उस सारी चीजों के लिए G20 जो है वो डिस्कस करता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार का जो G20 है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमारे देश में अध्यक्षता के कारण मीटिंग हो रही है और देश में लगभग 200 से ज्यादा छोटी छोटी बैठकें अलग अलग आयामों की हुई। उसमें ट्रेड यूनियन भी हुई, उसमें यूथ भी हुआ, उसमें टूरिज्म भी हुआ, उसमें एनर्जी का भी हुआ, एनवायरमेंट। तो यानी सिर्फ आर्थिक पक्ष को न लेकर भारत ने जिस प्रकार के सारे आयामों को जोड़ा और उसके ऊपर फोकस किया कि आर्थिक जो प्रगति है उसके साथ अगर मानवता की या मानवीय प्रगति नहीं है तो विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। तो भारत की जो सोच है कि आर्थिक प्रगति जो है मानवता के साथ और मानवीय मूल्यों के साथ अगर होती है तो विश्व का कल्याण होगा। ये एक तो भारत का सोच रही, इसलिए उन्होंने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की बात भी की है। अब इसमें भारत की सोच क्या है कि भारत ये चाहता है कि हमारा विकास हो, लेकिन हमारे साथ साथ बाकी भी जो विश्व के साथी है, जो देश है, उनका भी ताकि सामूहिक विकास हो। ये नहीं कि चीन की तरह या कुछ और देशों की तरह नहीं कि हमारा प्रभुत्व हो जाए और हम जो है सारी इकोनॉमी के ऊपर कब्जा करें और बाकियों को हम गुलाम बनाए। तो ऐसी सोच भारत की नहीं है। तो इसके कारण से जो बाकी देश हैं वो भारत के साथ और भारत की सोच के साथ जुड़ रहे हैं और जब वो जुड़ेंगे और यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करेंगे, अभी चाइना से जो शिफ्ट हो रहा है पेंडुलम और वो जो यहाँ पर उस प्रकार से इन्वेस्टमेंट होगा और यूनिट्स आएंगी तो निश्चित रूप से भारत की विकास तो होगा ही, उसके साथ साथ उन देशों का भी विकास होगा जो भारत को एक उस दृष्टि से देख रहे हैं कि भारत उनका सहयोगी की भूमिका में होगा। तो इसलिए भारत ऐसा विकास चाहता है जिसमें मानवता भी हो और ग्रोथ भी हो और सभी का विकास हो, यानी किसी एक पलड़े का जो है वो भारी उसमें रोल ना दिखाई दे या एक दो जो देश है उनका एक प्रभुत्व ना दिखाई दे, सबका विकास हो और सब उसमें सहभागी हो। बिल्कुल अश्विनी जी। दिनेश जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि ऐसे में कौन कौन से मुद्दे यहाँ उभर सकते हैं, क्योंकि कहाँ पर हित और नीति में टकराव और सामंजस्य संभव है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। कहाँ पर आप G20 की बात कर रहे हैं कि G7 की? जी, G20 से जुड़ी हुई मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे यहाँ उभर सकते हैं और कहाँ पर हित और नीति में टकराव की अगर बात की जाए तो सामंजस्य और टकराव संभव है। देखिए, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे तो राणा जी ने भी कहा, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो इंटर गवर्नमेंटल फोरम जिसको हम G20 कहते हैं जी, इसका बेसिक काम है ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज को एडजस्ट करना। अब उसमें ये है कि चूंकि 20 बड़े मुल्क जुटते हैं, उनके बड़े नेता जुटते हैं, तो आप जो है फूड सिक्योरिटी की, एनर्जी सिक्योरिटी की, क्लाइमेट चेंज की, सबकी बात करेंगे। ऐसा तो नहीं कि केवल आप जो है ट्रेड और इकोनॉमी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तक कन्फाइंड रहेंगे। अब बहुत सारे अगर कोई न्यूक्लियर इशू होता तो वो भी आता, रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, सर्टेनली वो भी फिगर अप होगा। चाइना क्या हरकतें कर रहा है इंडो पैसिफिक में, वो भी आएगा। अब उसमें क्या एक्सेप्टेंस होता है और कितना फाइनल डिक्लेरेशन में लिया जाता है। जैसे कि हिंदुस्तान ने प्रपोज किया है, हमारी ओर से प्रस्ताव है कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जाए। इसको ज्यादा क्या कर सकते हैं कि जियोग्राफिकली वायबल या ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए, जिससे कि अफ्रीका का टोटल रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो उस तौर पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहस हो सकती है, लेकिन कोशिश यही है G20 की कि जो ग्लोबल साउथ है या जो डेवलपिंग नेशंस हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो अभी अंडर डेवलप्ड थे अब डेवलपिंग कैटेगरी में आए हैं,
उन कंट्रीज को कैसे आगे ले आया जाए। और G7 जो है उसका रिलेवेंस कायदे से विद द इमरजेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो वैश्वीकरण का जो अब दौर चल रहा है, इसमें आप एक छोटा क्लब रख करके कन्फाइन टू वन जियोग्राफिकल एरिया आप नहीं चला सकते। तो आपको सबको समाविष्ट करना पड़ेगा जी, और सबको लेकर के साथ चलना होगा। इसीलिए जो वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर का जो नारा है, आज दौर ये है कि हम कॉन्फ्लिक्ट से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा जी। और जिस अरब वर्ल्ड को पहले बैकवर्ड समझा जाता था, आज अरब वर्ल्ड दोस्ती करने को तैयार है। गल्फ कंट्री हर जगह यूएई की बात हो रही है, सऊदी की बात हो रही है, तो दुनिया बदल रही है। उस लिहाज से हमारी समझ से जो इशू आएगा, जो कन्फ्रंटेशनल इश्यूज थे, वो शायद अब कम होंगे, क्योंकि दो जो बड़े नेता थे रूस और चीन जी, वो इसमें नहीं शामिल हो रहे हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। तो वो जो उनके उसमें जो लोग इधर उधर होते, हमारी समझ से डिक्लेरेशन जो फाइनल होगा वो ज्यादातर इन्फ्लुएंस होगा यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का। जो बिल्कुल दिनेश जी, आज G20 को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ है G20 और G20 को लेकर भारत का क्या कुछ उद्देश्य है, क्योंकि G20 की जो अध्यक्षता है अब वो भारत कर रहा है। ऐसे में अगर आर्थिक तौर पर देखा जाए, वैश्विक तौर पर देखा जाए, तो कितना ज्यादा फायदा भारत के साथ साथ बाकी के देशों को पहुंचेगा, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, दिनेश दुबे पूर्व राजनयिक और अश्विनी राणा अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, अभी विकसित और विकासशील देशों की बात की जा रही थी। ऐसे में विकसित देशों के अपने हित हैं, विकासशील देशों के अपने हित हैं। ऐसे में टकराव की भी संभावना जब बढ़ जाती है, तो अगर पर्यावरण की करें, कारोबार की करें, बैंकिंग की करें, ऋण टेक्नोलॉजी की करें, ट्रांसफर की करें, तो हमेशा से टकराव रहा है। इसे कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से क्या है कि पहले जो एक सोच थी विकासशील, विकसित और अलग अलग कैटेगरी थी, लेकिन अभी वो भी मुझे लगता है उसके अंदर भी सोच के अंदर परिवर्तन आया है। कारण क्या है कि अब वो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है जो अंतर है वो कम हो रहा है, लेकिन आप किसी को इग्नोर करके नहीं चल सकते। जो अंडर डेवलप थे या इस प्रकार से अफ्रीका कंट्रीज की बात हो रही है, तो इस तरह के किसी भी एक क्षेत्र को आप इग्नोर करके जो है वो नहीं चल सकते। अगर पूरे विश्व का जो है वो कल्याण करना है, आगे बढ़ना है, ये निश्चित रूप से है कि भाई जो पर्यावरण है वो देन है इन विकसित देशों की, लेकिन उसके अंदर उनका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसको खत्म करने के लिए या उसका रोक लगाने के लिए उनका जो सहयोग अपेक्षित था उतना नहीं हुआ। लेकिन चिंता वो सबको है। लेकिन अब मुझे लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से चाहे हमारे देश में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे चाइना में हो, पर्यावरण के कारण जो सामने चीजें आ रही हैं, तो उसके कारण से सभी लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। तो अब उनकी जो चिंता है, अब वो उसके बारे में जरूर सोचेंगे। बाकी आतंकवाद हो, क्रिप्टो करेंसी का मामला हो, बैंकिंग का हो, ट्रांसफर का हो, अब आप देखिए कि भारत ने यूपीआई जो विकसित किया, आज उसको बाकी देश जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो ये नहीं है कि हम कोई देश इस प्रकार से है और वो कोई टेक्नोलॉजी लाया है तो उसको बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो समय की मांग है कि जो भी देश और विश्व के हित में है उसको, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नहीं तो उनका विकास जो है, विकसित देश जो है, अब चाइना भी अपने आप को विकसित कहता है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी का आज क्या हालत है हमारे सामने है। तो विकसित से वो नीचे आने में कोई समय नहीं लगता। तो इसलिए अगर हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे और अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे तो हम जो है कभी भी विकसित देश से और नीचे की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आज वो समय नहीं है कि हम अपनी ईगो में कोई भी देश जो है वो खड़ा रहे। ईगो का ही परिणाम है रशिया और यूक्रेन वार।
अगर यूक्रेन जो है वो ईगो के अंदर नहीं फंसता और नेटो देशों की ये जो सपोर्ट का उसको एक वो मिलता रहा, तो वो ये वार जो है इतने लंबे समय तक नहीं चलती। तो इसलिए जो भी ईगो में फंसेगा उसका अंत जो है वो संभव है और निश्चित है। लेकिन जो लोग सहयोग की भूमिका में आकर और सबको साथ लेकर सबका विकास करने की बात जो भारत करता है वो करेगा, तो निश्चित रूप से उस देश का भी विकास होगा और विश्व का भी कल्याण होगा। बिल्कुल। जाते जाते दिनेश जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस उद्देश्य के लिए G20 का आयोजन किया गया है, इसको लेकर जो सोच की बात अभी कही, परिवर्तन की बात कही, जिसके लिए भारत ने एक आगे कदम बढ़ाया है, इसको लेकर क्या लगता है आपको, ये इस बार सफल होने की कगार पर दिख रहा है? जो सोच, जो परिवर्तन भारत लाना चाहता है, वो G20 एक साथ जब एक मंच पर आएगा तो इसमें कोई सफलता हाथ लग पाएगी? देखिए, हमें तो बहुत उम्मीद इसमें लगती है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत खतरा जो था कि चीन अगर प्रेजेंट रहता या अगर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विजिट करते तो शायद एक स्थिति ऐसी बनती कि डिवीजन हो जाता। लेकिन अब एक किस्म से जो कंट्रोल है ज्यादातर वो डेमोक्रेसीज के उसमें है और लेड बाय इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ी अच्छी यहाँ पर जो न्यू दिल्ली जो समिट है जी, इसके लिए बड़े शुभ लक्षण हैं कि एक जो फाइनल डिक्लेरेशन आएगा वो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन की लाइन पे आएगा। बहुत सारी चीजें, जैसे अब रशिया को कंडेम करने की बात आती है यूक्रेन पे इन्वेजन के लिए, तो एक बात हो सकती है कि भाई वर्ल्ड पीस होनी चाहिए और रशिया को ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन चाइना रहता तो चाइना इसका खुलकर के विरोध करता। रशिया ने तो शायद इसीलिए आने से भी, क्योंकि उनको एम्बैरेसिंग नहीं लगता कि उनके सामने, क्योंकि एक इशू ये भी है कि रशिया यूक्रेन वार में क्या किया जाए। तो बुनियादी तौर पर क्या है कि अब मैं इसको ज्यादा हार्मोनस पाता हूँ और ये 17 जो मुल्क हैं, स्पेनिश इनका 18 कंट्री बल्कि कही यूरोपियन यूनियन को लेकर के, तो ये जो आ रहे हैं इनका हमारी समझ से इनका फोकस ये होगा कि किस से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो विद ह्यूमन फेस। बिल्कुल, इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। ये काफी देखने वाली बात होगी, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत के हाथ में है। ऐसे में भारत को इससे कितना फायदा पहुंचेगा, ये कितना सफल हो पाता है, ये आने वाले वक्त में हम देख पाएंगे। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।